4000 से अधिक कलाकारों ने पेश की झारखंडी जनजातीय संस्कृति की अनोखी झलक। परिवार संघ सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधायक सोमेश सोरेन। सीएम हेमंत ने घाटशिला की जनता को किया नमन। कहा सोमेश सोरेन घाटशिला की उम्मीदों पर होंगे खरे। दिसम गुरु और रामदास सोरेन के आदर्श रहेंगे जिंदा। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को दी जीत की बधाई। सरकार गठन को लेकर भी की गई चर्चा। रोहिणी आचार्य के भावुक पोस्ट से सनसनी। रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार पर लगाए कई आरोप। कहा कल मुझे मारने के लिए उठाई गई चप्पल। गालियां देकर कहा मैं गंदी हूं। कहा टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी आचार्य ने पार्टी नेताओं पर लगाए आरोप। संजय यादव और रमीज उन्हें परिवार से कर रहे दूर। रोहिणी ने गाली और धमकी मिलने का भी किया दावा। बीजेपी प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कसा तंज। कहा लालू परिवार लगातार बिखर रहा है। रोहिणी को पार्टी और परिवार छोड़ने पर किया गया मजबूर। श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां तेज। पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू पहुंचे देवघर। दुमका प्रशासन के साथ की बैठक। अधिकारियों ने किया रोड मैप तैयार। धनबाद के निरसा में चाल धंसने से मलबे में 4 मजदूरों के दबने की खबर। कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान हादसा। मृतकों के परिजनों को कोयला माफियाओं ने छिपाया। वैशाली में 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में मौत से बवाल। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हॉस्टल में तोड़फोड़। पुलिस पर भी किया गया पथराव। एसडीपीओ ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। होटल संचालक समेत 3 गिरफ्तार। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बिहार की, जहां चुनाव के बाद अब आचार संहिता हट गई है। बिहार से आचार संहिता को हटा लिया गया है। बिहार में चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्यपाल को 243 विधायकों की सूची भी सौंपी गई है। नई विधानसभा गठन की तैयारी जो है अब चल रही है। तो बता दें आपको कि चुनाव की गिनती के बाद, चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद चुनाव आयोग ने बिहार से आचार संहिता हटाने की घोषणा कर दी है। और एक और खबर पटना से। पटना के गांधी मैदान को 20 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान बंद रहेगा। इस दौरान गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जारी है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। 22 नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है बिहार में। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख की अब घोषणा होने वाली है या हो चुकी है, और खबर आ रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। जी हां, तो गांधी मैदान को 20 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो अब खबरें आ रही हैं कि 20 नवंबर को ही सीएम नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे गांधी मैदान में। इसकी तैयारियां जोरों पर है और यही वजह है कि 16 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को बंद कर दिया गया। और पूरे मामले पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए 20 नवंबर तक, 16 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को, 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। क्या तैयारी, क्या खबर? देखिए कृष्णकांत जी, एक तरीके से कह लीजिए कि नई एक सरकार बनने की तैयारी जो है वो जोरों शोरों पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक तरीके से कैबिनेट की आखिरी बैठक जो है वो होनी है। उस पर एक तरीके, उसके बाद राज्यपाल को वो जाके कैबिनेट भंग कर देंगे, मतलब कि लेटर दे देंगे, और वही नई सरकार का एक तरीके से लेटर दिया जाएगा कि हाँ भाई हम नई सरकार बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब तैयारी जोरों शोरों पर है।
क्या एक तरीके 17 तारीख से लेकर 20 तारीख गांधी मैदान को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब 20 तारीख लगभग तय हो चुका है कि गांधी मैदान में ही जो है कहा शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे, कई मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है प्रशासन जो है, जिला प्रशासन है, वो तैयारी शुरू कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर भी जो सिलसिला है बैठकों का दौर चल रहा है। चाहे एनडीए के तमाम जितने भी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है। संजय झा और ललन सिंह भी जाकर मुख्यमंत्री से बाकायदा अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वहां मुलाकात हो रही है। तो नई सरकार जो गठन एक बनने की और शपथ ग्रहण का जो है सिलसिला अब तेज हो गया है और संभावना 20 तारीख को है जो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अच्छा राजीव, मंत्रिमंडल को लेकर क्या सोचना है? किन किन पार्टियों को कितना हिस्सा और कितनी भागीदारी मिलने वाली है इस कैबिनेट में? देखिए, अगर बात करें कैबिनेट जिस तरह की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो उसमें बड़ी पार्टी के तौर पर अगर देखें तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके बाद 2 नंबर जेडीयू है, उसके बाद कहाला अब चिराग पासवान है, उसके बाद जीतन राम मांझी हो गए और उपेंद्र कुशवाहा। अगर इसमें कहने का कैलकुलेशन देखा जा रहा है कि 16 से 17 जो हो सकते हैं कि वो बीजेपी के कोटे में जा सकता है। वहीं 13 से 14 कहा जा रहा है कि आपको जेडीयू में हो सकता है। और वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी में तो 2 से 3 उनको जो है कल मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा को जाते तो उनको 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1, क्योंकि उनके बेटे भी पहले से मंत्री हैं तो हो सकता है बढ़ाया जा सके या एक ही उनको मिल सके। तो इस तरीके की संभावनाएं हैं जो है मंत्री पद दिए जा सकते हैं। जी राजीव, बहुत शुक्रिया। आप हम हमारे साथ बने रहें, अगली कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। तो जैसा कि बता दें कि गांधी मैदान को 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। हमारे सहयोगी राजू कमल बता रहे थे कि यहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं और जिस तरह अब खबरें आ चुकी है पूरी तरह से कि 20 नवंबर को ही गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की 10वीं बार शपथ लेंगे। और नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक कल होनी है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार की जो कैबिनेट की अंतिम बैठक कल होनी है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी। साथ ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद सीएम नीतीश कुमार पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। इसके बाद विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगेगी। पूरे मामले पर हमसे जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राजू कमल। हम आगे भी अपडेट लेंगे। तो जैसा कि बता दें आपको कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है। इससे पहले कल यानी कि 17 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की अंतिम बैठक होनी है और इस बैठक में विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और इस प्रस्ताव को लेकर और साथ ही साथ इस्तीफा लेकर राजभवन जाएंगे सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ और पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा राज्यपाल को सुपुर्द करेंगे, जिसके बाद विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगेगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से लौट आए हैं। इसके बाद वो सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री आवास में भी सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। तो दिल्ली से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के जो केंद्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बात की है। मंत्री की महत्वपूर्ण बातचीत जारी होने की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास में बैठक को लेकर सियासी हलचल भी तेज है। सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री की औपचारिक मुलाकात हुई है। ललन सिंह ने सीएम से शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा की और अब जिसके बाद यह तय हो चुका है कि 20 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार के बाद चलते हैं झारखंड। 13 नवंबर को झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में सफाई देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सिर्फ प्रभारी को ही मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया था, ऐसे में बिना बुलावे के कौन जाता है। हालांकि जब भी प्रदेश प्रभारी की सीएम के साथ बैठक होती है तो प्रदेश नेतृत्व भी उनके साथ इस बैठक में होता है। साथ ही सीएलपी का नेता यानी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता भी उनके साथ मुख्यमंत्री से मिलने जाता है। अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर कई सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। ये संगठन सृजन के काम में लगे हुए थे। सीएलपी भी थे, हम भी थे, हमारे सेक्रेटरी भी थे, सब कोई थे। स्थापना दिवस के संबंध में उन्हें जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ये किया गया,
तो उसी के संबंध में वो डिस्कशन के लिए बुलाए थे। कोई दूसरा कोई था नहीं, सिर्फ उसी के लिए उन्होंने उन लोगों की बात हुई और उसके बाद जो है कोई वैसी बात नहीं थी। जब भी होता है हम लोग सीएलपी भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। ये मुलाकात में इस सब ये में साथ जाना कोई जरूरी है? उनको बुलाया गया था, सिर्फ प्रभारी को बुलाया गया था। हम कैसे जाए वहां लटक थे? अब हमारे उस गाड़ी में बैठ के गए या उसकी गाड़ी में हमारे प्रभारी जी बैठ के गए माननीय मंत्री का, लेकिन मंत्री जी वहां रहे। जब उन लोगों का डिस्कस हुआ वो तो बगल रूम में बैठे हुए थे। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने परिवार और घाटशिला के कार्यकर्ताओं के साथ कांके रोड स्थित सीएम आवास में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ घाटशिला की जनता को नमन किया। सीएम हेमंत ने कहा कि विधायक सोमेश सोरेन के साथ साथ पूरी पार्टी घाटशिला के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक झारखंड रहेगा तब तक दिसंगुरु शिबू सोरेन और दिवंगत रामदास सोरेन के आदर्श जिंदा रहेंगे। वजन मिली है तो ये वजन हमारे कंधों में बना रहे, ऐसा ना हो कि ये वजन से हम बैठ जाएं और हमारा कंधा टूट जाए। इसीलिए हम घाटशिला विधानसभा के एक एक जनता के प्रति आभार हमें प्रकट करना निश्चित रूप से आवश्यक है और हम उनके जो उम्मीद है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में सोमेश बाबू की एक अग्रणी भूमिका होगी और उसमें हम सब लोग मिलकर वहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। आज रामदास दा नहीं है, गुरुजी नहीं है, लेकिन आज उनके नहीं रहने के बावजूद उनके विचार, उनके आदर्श जब तक झारखंड रहेगा तब तक जिंदा रखेगा। ये हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कर्तव्य। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार और राजनीतिक मुद्दों को लेकर किए जा रहे लगातार ट्वीटों ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस मामले पर किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका भी परिवार है। चिराग पासवान ने कहा कि वे हमेशा से आदरणीय लालू जी और उनके परिवार को अपना परिवार मानते आए हैं। आज जब उनके परिवार में कलह की स्थिति है, वो उस दर्द और भावना को बखूबी समझ सकते हैं। मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और ख़ास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफ़ी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर। और रांची से खबर आ रही है जहां हरमू स्थित डॉट फिश इवेंट के निर्देशक ने खुदकुशी कर ली है। हरमू के ढेला टोली में निदेशक शशिकांत रहते थे। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच में स्थानीय पुलिस जो है वो जुट गई है। तो हरमू के ढेला टोली में निदेशक शशिकांत रहते थे। खबरें और भी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। संगठन विस्तार और प्रवक्ताओं के चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से रांची में अहम बैठक की गई। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोधे पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान खासकर उड़ीसा, बिहार, बंगाल और झारखंड में प्रवक्ताओं के चयन पर विशेष चर्चा की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोधे पाटिल ने कहा कि ऐसी प्रतिभा की खोज करनी है जो अपने देश के संविधान, प्रस्तावना, संस्कृति और राजनीति की समझ रखते हों। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार में सक्रिय योगदान देने की अपील भी की। तो मिलकर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी राज्य के स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर उसके बाद इसका सेकंड लेवल होगा जो होगा रीजनल, प्रदेश के स्तर पर 7 रीजन्स को अध्यक्ष जी ने और सब वरिष्ठ नेताओं ने, कल हमारी जब मीटिंग हुई उसमें इसे 7 जोन में बांटा गया है। 7 जोनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत को लेकर विपक्षी दलों में हैरानी है, जिसे लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जामताड़ा के कासीटाड़ में शिलान्यास कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम किसी तरह से सामान्य परिणाम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सबूतों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष जानकारी देंगे। तो 1 लाख समथिंग में बता रहा हूँ, 1,42,804 वोट, शायद मैं आंकड़ा में थोड़ा 1,22,108 वोट उसको भी मिला। दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,804 वोट मिला। ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये तो चिंता का विषय है और कैसे इससे हम लोग पार पाएंगे। लेकिन चलिए, हम लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब ने कहा कि हम विस्तृत रिपोर्ट और जो फैक्ट है जनता के बीच हम रखें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इसी बीच बिहार कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र रवानी ने सिवान के महाराजगंज में जीत की खुशी जताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। वहीं उन्होंने कहा कि सिवान की 8 सीटों में 7 और सारण की 10 सीटों में से 7 पर एनडीए की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी नीतीश की जोड़ी पर जनता का भरोसा आज भी कायम है। हम 8 सीट जीतने की स्थिति में थे। 7 सीट यहाँ जीते। गोपालगंज 6 में 6 जीते। छपरा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिसकी वजह से 3 सीट हमारा लॉस हुआ। नहीं तो कमिश्नरी में हम जिस स्थिति में थे और जो आशा थी उसके अनुरूप हम जीत दर्ज किए। ऐसे पूरे बिहार में, बिहार के जनमानस में यह था और जो लोगों के मन में बात थी, जो नीतीश कुमार का जो विजन था वह सब लोगों के सामने आया और जो लोगों को कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन था, लोगों के मन में कहीं विपक्ष के मन में तरह तरह की बातें थी, वह सब दूर हुआ और नीतीश 25 और 225 यह था कि नीतीश 25 और 225। अब चूंकि आप ही लोगों के आकलन से कुछ पता चला, थोड़ा कम बेस हुआ, लेकिन लगता था कि हम 225 जीतेंगे, थोड़ा सा कम रह गया। चलते हैं धनबाद, जहां बीसीसीएल की दीक्षा महिला मंडल और प्रज्वला महिला समिति की ओर से धनबाद के सिजुआ में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में कई महिला एथलीट शामिल हुई। वहीं प्रज्वला महिला समिति की अध्यक्ष शर्मिष्ठा चक्रवर्ती ने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिता के आयोजन से महिला एथलीटों का मनोबल बढ़ता है। इस मौके पर प्रज्वला महिला समिति की ओर से राज्य स्तरीय एथलीट अनन्या कुमारी को सम्मानित भी किया गया। आज हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स डे, वुमेन्स स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं और इसमें सारा इवेंट्स है, बहुत सारा इवेंट है इसमें और कुछ इवेंट्स हो गया है, कुछ और होने वाला है और उसी में हम लोगों ने सोशल वर्क भी किया है। ये अनन्या गुप्ता है, बहुत अच्छी एथलीट है, स्टेट लेवल खेली है और इसको हम लोग
ऑनर किए हैं, आगे बढ़ाने के लिए कुछ कैश प्राइस हम लोग दिए हैं। हम एथलीट में दौड़ते हैं, ये हम स्टेट नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले स्टेट लेवल खेलने गए थे जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था। स्कूल की तरफ से SGFI गेम हुआ था। आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जमुई जिले के झाझा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस से एक यात्री के बैग से 70 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान यात्री ने बताया कि बैग में एक किताब है, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को संदेह हुआ तो बैग की तलाशी ली गई, जहां किताबों की जगह 500 रुपए के नोटों के 28 बंडल मिले हैं। प्रत्येक बंडल में 2.5 लाख रुपए थे, जिनकी अनुमानित राशि तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है। RPF, GRP और ट्रेन एस्कॉर्ट की टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये 70 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। लखीसराय जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान 40 अर्धनिर्मित पिस्टल, लेथ मशीन और हथियार बनाने के तमाम भारी मात्रा में साजो सामान बरामद किए गए। इस कार्रवाई में मुंगेर के रहने वाले 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं फैक्ट्री एक किराए के मकान में चल रही थी, जहां अवैध रूप से हथियार तैयार करते हुए तस्करी की जा रही थी। के लिए और स्टेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। इसमें से वहाँ हमारे जिला का जो SDPO साहब का टीम है और DSP STF की एक टीम बनी थी, जो कि एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि आनंदपुर गांव है सूर्यगढ़ा के, वहाँ पर कई महीनों से कई दिनों से इसका जो है पिस्टल का निर्माण किया जा रहा है। उस सूचना के आधार पर फाइनली जो है 15 तारीख को हम लोग की सफलता हाथ लगी है। वहाँ पर छापेमारी के दौरान जो है बड़ी मात्रा में हम लोग अतिरिक्त पिस्टल जो करीब 40 के आसपास है और बैरल भी बहुत सारे और उसका स्क्रैप और ये सामग्री जो है बरामद हम लोगों ने किया है। 6 अपराधी जो थे उसकी गिरफ्तार की गई है। जो मुख्य सरगना जिसके मकान में ये चल रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वैशाली जिले के सदर वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक स्थित ज्ञान निकेतन कोचिंग हॉस्टल में पढ़ने वाले 7 साल के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जैसे ही घटना की जानकारी फैली, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने पहले हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की, फिर पुलिस पर भी पथराव किया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और भारी पुलिस बल के साथ लालगंज SDPO मौके पर पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला। हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। परिजनों ने बताया कि बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोट और जख्म के निशान मिले हैं। वहीं SDPO गोपाल मंडल ने बताया है कि मामले में हॉस्टल संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये मामला वैशाली थाना क्षेत्र का है। ये गोपालपुर गांव है, ये जस्ट चौक बगल में है। तो आज सुबह में सूचना मिली कि यहाँ एक निजी छात्रावास है जिसमें आसपास के बच्चे सब पढ़ते थे। उसी में से एक बच्चा है जिसका अर्जुन कुमार नाम बताया गया है। उसकी उम्र लगभग 7-8 साल बताई जा रही है। तो उसकी हत्या की सूचना मिली थी। आकर फिर हम लोग देखे हैं तो बच्चा का जो है सो गला रेता हुआ है और घटनास्थल के मुआयना के लिए FSL की टीम को बुलाया गया है और बच्चे को पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। लाश को भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम में और फिर जो पीड़ित पक्ष का जो बयान आता है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो छात्रावास का संचालक है वहाँ पे लग रहा है कि कुछ माथा फाड़ दिया है कि क्या ऐसा करके सूचना मिला था। हम लोग निकले हैं उधर से, स्कूल में आके देखते तो आए थे। यहाँ प्रशासन पहले ही आ चुकी थी, गेट लॉक था। तो कुछ हल्ला बाहर में हुआ है तो फिर प्रशासन परिजन लोग को आने दिया। तो अंदर आके देखे हैं तो बच्चा नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेटा हुआ है और कपड़ा पहने हुए है और ये गर्दन ये कट मार पूरा है ऐसे में। संचालक के द्वारा क्या बताया? संचालक के द्वारा हम लोग को इतना बात नहीं हो पाया है। प्रशासन हम लोग से पहले आ चुके थे यहाँ पे, तो प्रशासन ने संचालक से बात की है। संचालक में जो यहाँ पर वार्डन है, ज़्यादातर वही पूछताछ करें कि वार्डन में कौन था, यहाँ पे क्या कैसे हुआ। कितने महीने पहले बच्चे हैं? करीब 5 मंथ हो। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में भूचाल आ गया है। लालू परिवार से लेकर प्रशांत किशोर तक हर तरफ आरोप प्रत्यारोप और समीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में बम्पर जीत के दावे करने वाला महागठबंधन अब हार के विश्लेषण में जुट गया है। सोमवार को तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर बैठक बुला रहे हैं। सुबह 11 बजे एक पोलो रोड पर हार का लेखा जोखा होगा, जहां हारे हुए सभी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन हार के बाद बात सिर्फ जिद, सिर्फ समीक्षा तक नहीं है। लालू परिवार में भी बवाल मचा हुआ है। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से नाता तोड़ लिया। तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार से अलग होने तक का ऐलान कर दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इधर चुनावी राजनीति के बड़े चेहरे माने जाने वाले प्रशांत किशोर को भी करारी मात मिली है। 98% उम्मीदवार हार गए और पार्टी का खाता तक नहीं खुला। अब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर उन्हें राजनीति छोड़ने की नसीहत दी जा रही है। नारी शक्ति नामक संगठन ने पोस्टर लगाए हैं। इनमें लिखा है, जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई, अब संन्यास ले प्रशांत किशोर। दरअसल पीके ने दावा किया था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वे राजनीति छोड़ देंगे। नतीजों में जेडीयू ने अकेले 85 सीट जीत ली। एक तरफ विपक्ष समीक्षा में जुटा है, दूसरी तरफ तकरार और पोस्टर राजनीति ने हार के घावों को और गहरा कर दिया है। अब देखना है कि विपक्ष कितना सबक लेता है और क्या सच में कोई राजनीति से संन्यास लेता है या ये सब सिर्फ चुनावी बयान भर साबित होता है। स्पेशल डेस्क टीवी 45। धनबाद के झरिया में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 25 साल के युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार हाईवा सड़क से गुजरते समय युवक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। उन्होंने हाईवा को जब्त कर चालक को पकड़ लिया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। हुआ यहाँ पर भीड़ क्यों लगा हुआ है? एक्सीडेंट हो गया भतीजा का। क्या नाम है उसका? हरी पंडित। किस चीज से? हाईवा से। क्या स्थिति है भतीजा का? हाथ से खत्म है। क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए आने दीजिए, उसके बाद में अभी तो बैठेंगे, उसके बाद पकड़ेंगे। क्या उम्र होगा उसका? प्रेम प्रसंग में जुदाई, युवक की कुटाई और फिर कभी भी हाँ कभी ना के बाद शादी की कहानी तो अपने बहुत सुनी होगी, लेकिन धनबाद की कहानी हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। यह गहमागहमी देखिए, ये घर में लोगों की भीड़ लगी है, गुत्थम गुत्था जारी है, मारपीट भी हो रही है। यह मारपीट न धन के लिए हो रही है न हिस्सेदारी के लिए, यह सब हो रहा है प्रेम के लिए। जी हाँ, युवक और युवती के प्रेम में अक्सर यह दृश्य दिखी जाते हैं। धनबाद जिले के बेलाटाड़ बस्ती में प्रेमी और प्रेमिका के घर वालों के बीच युद्ध देर तक चलता रहा। आखिर क्यों हुई यह मारपीट? क्यों प्रेमिका का घर बना कुरुक्षेत्र? इसका भी जवाब हम दिए देते हैं। अपना मुंह छुपाते हुए इस युवक को देखिए। ये प्रेमी है, आज के प्रेमी, जो 3 साल से बगल में खड़ी अपनी प्रेमिका के साथ अटरिया पर बैठकर गुटरगू कर रहे थे। प्रेम के सागर में गोते लगा रहे थे, जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन पिछले अप्रैल में कुछ अलग ही हुआ। प्रेमिका की शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी। दोनों के सपने धराशायी हो गए। जुदाई की घड़ियां पास आने लगी। प्रेमी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। दिल का चैन और करार खो गए। ऐसे में मुंह छिपा रहे प्रेमी महोदय ने लड़के वालों के घर फोन कर दी। इतना ही नहीं, अपने गुटरगू के सारे भेद भी बता दिए। अब जो होना था वही हुआ, शादी टूट गई। ऐसे में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के घर वालों से बात की। सोचा पहले से मामला सेट है,
शादी कर देते, लेकिन प्रेमी के घर वालों ने मना कर दिया। लड़की का शादी कहीं और हम लोग बोकारो में सेट किए थे, शादी भी तय हो गई थी, जो भी तिलक दहेज है सारा दिया गया हुआ था। ये लड़का फिर उस लड़के को फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे से रिलेशन है, तुम उसमें शादी नहीं करना। शादी टूट गई। जो भी तिलक दिए थे, बुलेट दिए थे, वो सारा वापस आ गई। फिर मैंने पूरा समाज लेकर के, गोप समाज लेकर के, सारे लोग, मंडल समाज लेकर के सारे लोग प्रेम गुप्त के पास जब गए, लड़का के पापा प्रेम गुप्त हैं, वो साफ शादी से इनकार कर गए कि मेरा बेटा ऐसा नहीं किया है। लेकिन प्रेमी तो प्रेमी होता है, दिल के हाथों मजबूर होता है। साहब प्रेमिका को फोन करते रहे, मिलने की बातें करते रहे, लेकिन प्रेमिका ने समझदारी दिखाई। जब शादी नहीं तो मिलन कैसा, ऐसे तेवर दिखाए तो प्रेमी महोदय के सीने पर सांप लौटने लगा। जिस प्रेमिका के लिए इतने पापड़ बेले, वह दूर जाती दिखी। ऐसे में कोई रास्ता नहीं था। प्रेमी महोदय सीधे लड़की के घर जा टपके। हम बोले कि जब इतना सब कुछ खत्म हो गया है तो हम नहीं मिलेंगे। तो ये बोला कि नहीं, हमको मिलना है। तो हम बोले हम बाहर नहीं जाएंगे। तब ये मेरे घर आया, तो हम फोन कर 6:30 से 7 के बीच। तो पहले भी फोन में बात की? हाँ, इससे पहले 3 साल से हम लोग का रिलेशन है। और हमेशा हमको बोलता था कि तुम शादी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, हम ही करेंगे शादी। और मीटिंग भी हुआ 2 बार, लेकिन इसके पापा नहीं एग्री हुआ। क्या बोलते थे? ये बोला, मतलब हमको सुसाइड करके दिखाने लगा था। बोला तुम वहाँ शादी करेगी तो हम मर जाएंगे। तो वो पूरा बोलने लगा। वो बोला कि हम अपने पापा को एग्री कर लेंगे शादी के लिए, तुम बस वेट करो। और जब करने का टाइम आया, मीटिंग आया, तो बोलता है कि हम नहीं करेंगे। अभी ये बोला हमको मिलना है, तो हम बोले हम नहीं जाएंगे बाहर। जब इतना कुछ खत्म हो गया है तो बोला कि ठीक है, हम आ रहे हैं घर ही तुम्हारा। घर आ गया तो हम बोल दिए अपनी फुआ को फोन करके, बस फुआ लोग ही पकड़ ली। फिर क्या था, लड़की के घर वालों ने धर दबोचा, फिर ढंग से ठुकाई की। मामले की जानकारी जब लड़के के घर वालों को हुई तो वो भी लड़की वालों के घर पहुंचे। घर कुरुक्षेत्र बनता दिखाई दिया। खैर भला हो प्रशासन का, जो ऐन वक्त पर पहुंची। लड़ाई बंद हुई और लड़के के हाथों लड़की का सिंदूरदान हो गया। टीवी 45 के लिए धनबाद से जितेंद्र की रिपोर्ट। मधेपुरा में लगातार बढ़ रही रात्रि चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने अंतरजिला चोरी गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार, जिंदा गोली और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई औजार बरामद किए गए। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन घेरेबंदी कर उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मोहम्मद कुर्बान बताया, जो सहरसा जिले का रहने वाला है। भोजपुर जिले के आरा छपरा 4 लेन को जमालपुर बाजार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से गुजर रहा एक कंटेनर अचानक हाई टेंशन विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कंटेनर के ऊपर बैठे चालक को जोरदार करंट का झटका लगा, जिससे चालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के झरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब देवप्रभा आउटसोर्सिंग के पास जंगल में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान बोकारो के चास निवासी 22 साल के तुषार सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि तुषार 11 नवंबर को उड़ीसा काम पर जाने के लिए चंद्रपुरा स्टेशन निकला था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसकी खोजबीन में जुट गए। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच और चंद्रपुरा थाना में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने तुषार के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया, जो लोधना क्षेत्र में पाया गया, जहां जंगल में उन्हें तुषार का शव मिला। वहीं परिजनों ने इसे हत्या बताया है और
पांडेवेरा की एक युवती के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नवादा जिले के कौआकोल थाना पुलिस ने मोबाइल लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल और 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़ी बरावा एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जांच के दौरान छीना गया मोबाइल को सचिन कुमार के पास से बरामद किया गया है, जिसका स्वीकार कर लिया है। अपराध में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी सचिन का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। 21/10/25 को वादी श्रीकांत कुमार साकिन कदहर थाना कौआकोल द्वारा इस आशय का फर्द बयान दर्ज कराया गया कि उसी रात्रि 12:30 बजे जब वे अपने गांव कदहर से अपने पिताजी को बड़राजी से लाने के लिए ई रिक्शा से जा रहे थे कि ग्राम पाली पावर हाउस के पास 7 अपराधकर्मी जो 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको ई रिक्शा सहित रोक लिए, उनके साथ मारपीट किए तथा उनका सोने का। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सामुडी गांव में एक प्रेम प्रसंग का मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक युवती अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी है। युवती का कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर चुकी है और दोनों लगभग 5 महीने तक घर से दूर रहकर एक साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले उसका प्रेमी अचानक उसे छोड़कर फरार हो गया। युवती ने कहा कि दोनों ने समाज और परिवार की जानकारी के बिना शादी कर ली थी, लेकिन अचानक युवक के गायब होने के बाद वो सदमे में है। ऐसे में न्याय की मांग करते हुए प्रेमी के घर के बाहर वो डटी हुई है। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर देवघर डीसी और सिविल सर्जन के निर्देश पर सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया है। इस मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जियाउल हक ने कहा कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान अभियान से जुड़ने की अपील की। 12 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में विशेष रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। डोनेशन कैंप कर रहे हैं हमारे उपायुक्त महोदय और सीएस के द्वारा। ऐसे तो कैंप हमारे ही सरकार द्वारा ये हुआ था कि स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप हर स्वास्थ्य कर्मी और जो भी है गांव के रक्तदान देने वाले उनके लिए एक जागरूकता पहले चलाया गया और बोला कि रक्तदान आज के दिन हो। जो हमारे हर तरह के जो लाइलाज बीमारी होता है जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उन्हीं के लिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया है। अब तक हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कम 5-6 यूनिट हो चुका है। हम लोगों का टारगेट है कम से कम 40 से 50 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप हो जाए ताकि गरीब और जो नीडी हो ब्लड का उनको इस ब्लड से उन्हें फ़ायदा। धनबाद रेलवे पार्सल कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब एनिमल एक्टिविस्ट सौमिक बनर्जी और उनकी टीम को सूचना मिली कि करीब 500 खरगोशों को अवैध रूप से कई दिनों से पार्सल कार्यालय में रखा गया है। मौके पर पहुंचकर एक्टिविस्ट ने पाया कि खरगोश अत्यंत खराब स्थिति में रखे गए थे। कई केज में क्षमता से अधिक जानवर भरे हुए थे। एक्टिविस्ट ने बताया कि ना भोजन की कोई व्यवस्था थी और ना ही पानी उपलब्ध कराया गया था। इसी लापरवाही के कारण 4 खरगोशों की मौत भी हो चुकी थी। पार्सल कार्यालय के कर्मचारी ने बताया कि उचित कागजात और आवश्यक अनुमतियां न होने के कारण पार्सल को रोक दिया गया है। हम लोगों को अचानक खबर मिला राणा के माध्यम से कि अचानक बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पर रैबिट का तस्करी हो रहा है। तो हम लोग अचानक यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ तो देख रहे हैं कि खरगोश यहाँ मरा हुआ है, बच्चा दिया है। तो इसका स्थिति ये है कि अगर 1 घंटे में इनको रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो सारे खरगोश मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना ये ऑन पेपर 450 है और हमारे अंदाजा से 500, 550, 600 के आसपास। हम लोग एक्टिविस्ट हैं एनिमल के। हम लोग इसी के लिए देखते हैं कि इन लोगों को तकलीफ नहीं हो। इसमें ये खुलासा हुआ है यहाँ से अवैध रूप से खरगोशों को ट्रेन के माध्यम से रेलवे का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके ये पैसा के चलते खरीद बिक्री कर रहे हैं, तस्करी हो रही है। ये सूचना मुझे मिली थी। मैंने इसका जो पार्टी है जो उनके पास नंबर देके गया था सुशील जी करके, उनसे मैंने फोन में बात किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे और वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है अवैध पाया गया।
क्योंकि आपको मैं बता दूं, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 जो है पीसी एक्ट, उसके अंतर्गत आप पशुओं को इस तरह ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। एक केज में एक केज में सर ये 4 यूनिट किया गया है, वीडियो में देख सकते हैं 4 यूनिट किया गया है। एक यूनिट में 40-40 खरगोश है, उसमें से कुछ बच्चे दे दिए हैं, कुछ मर गए हैं और इसमें मूवमेंट करने का भी जगह नहीं है। और क्या लग रहा है रेलवे पार्सल ऑफिस का कुछ मिली भगत हो सकता है? बिल्कुल मिले, क्योंकि वेट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो फोन भी नहीं किया। साथ नहीं बेचना बुक होगा, एक दो एक पीस अलग अलग करके होगा, अगर कर दिया गया। अगर अधिक आता तो क्या आप वन विभाग को सूचना दिए थे अपने रेलवे? मना कर दिया, बोला हम ले जाएंगे। आप उसको रखे नहीं? नहीं, आपको कोई संदिग्ध नहीं लगा? हमको यहाँ नहीं रखना है, हमको यहाँ बुक भी नहीं करना। अगर ऐसे कोई आदमी कहा कि नहीं होता है, लेके चलाता है, छोड़ दीजिएगा कि उसको पकड़ के पार्टी अपना ले जाता है। अगर पकड़ के उसके पास लाइसेंस है, उसको दिखा रहा था कि मच्छी के, अगर वो संदिग्ध आपको लगा तो आप पकड़ के रखिएगा, रेलवे को सूचना दीजिएगा या आप नहीं छोड़ दीजिएगा? नहीं, हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, हम पकड़ के क्यों रखेंगे अपना पार्टी ले। जामताड़ा जिले के नारायणपुर भैयाडीह में शनिवार को हुए सड़क हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को सस्पेंड करने की चेतावनी दी है। बता दें कि शनिवार 15 नवंबर को हुए सड़क हादसे में विशाल यादव की मौत हो गई थी, जबकि उसके भाई को गंभीर हालत में धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने SNMMCH सुपरिटेंडेंट को फोन करते हुए स्पेशल मेडिकल टीम बनाने का आदेश दिया है, ताकि बेहतर जाँच और चिकित्सा हो सके। टीम लेके जाइए अभी आप तुरंत, और हमको आप बताइएगा। वहाँ मेरे एरिया का मामला है ये, एक भाई मर गया है, दूसरे भाई को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग केवल ऑफिस में बैठे रहते हैं सुपरिटेंडेंट साहब क्या? आप लोग के चलते हमारी छवि खराब होती है, मैं बता दे रहा हूँ। मैं आप लोग हटा दूंगा, अभी आऊंगा तो मैं बता दे रहा हूँ। मजाक मत कीजिए, जान बचाइए लोगों का। आपको पैसा देते हैं हम लोग, टीम के साथ टीम गठित कीजिए, उसका जान बचाने का प्रयास कीजिए, और रेफर होगा तभी रेफर कीजिए। गरीब आदमी कहाँ ले जाएगा हमारे? अभी एक आदमी लेके कहाँ जाएगा और रिम्स में? ठीक करके बताइए आपको, नहीं तो हम आएंगे अभी सबको सस्पेंड करेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर नवादा में बढ़ती भ्रामक सूचना के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा विषय पर विचार विमर्श आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी रवीश प्रकाश के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभू शरण पांडे ने की। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में गलत सूचनाओं का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जनसंपर्क पदाधिकारी अमरनाथ कुमार ने संतुलित और तथ्यपरक पत्रकारिता को समाज में विश्वास कायम रखने के लिए जरूरी बताया है। वहीं विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों ने भी सत्यापन और विश्वसनीय रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर रांची के बुंडू के तिरिल्डी गांव के बिरसा मोड़ मैदान में बिरसा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रबुद्ध जनों ने बिरसा मुंडा के आदर्शों को नमन किया। समारोह की शुरुआत पारंपरिक नगारा वादन के साथ की गई। मंच पर लगे विशाल पोस्टर में वीर बिरसा की छवि और उनके बलिदान को दर्शाया गया। इस मौके पर आदिवासियों को जागरूक, शिक्षित और स्वावलंबी बनने पर जोर दिया गया। साथ ही सरकार से पेशा कानून को जल्द से जल्द पारित करने की मांग की गई। बगहा के रामनगर के त्रिवेणी नहर में मछली पकड़ रहे एक मछुआरे के जाल में दुर्लभ सकर माउथ कैटफिश फंस गई। ये प्रजाति आमतौर पर अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है, इसलिए ग्रामीणों और मछुआरों के लिए ये घटना बेहद चौंकाने वाली रही। दुर्लभ मछली की जानकारी फैलते ही मछली को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से सैकड़ों लोग पहुंचने लगे। इस दुर्लभ मछली की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मछली का सफलतापूर्वक रेस्क्यू करते हुए उसे गंडक नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मछली मारत में मछली मिलल भी आई, मछली के नाम नहीं के मालूम हमनी के है। फोटो खींचे खातिर एकरा के हजारों लोग आके फोटो खींच के लेके गए। क्या नाम पड़ी? वीरेंद्र चौधरी। कहाँ फंसा है मछली? नहर में। फोट मिला कि दुर्लभ प्रजाति के मछली है। हम लोग आए, देखे कि जाल में फंसैले था ये लोग, तो उसको हम लोग पकड़ के और जब्त करके ले जाके नदी में छोड़ देंगे। कौन सा मछली है सर? मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे TV45, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।